नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक विच इज़ कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। यानी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन लोग आएंगे, वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे अगर आप कोई भी कैश इन काइंड लेते हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और आज इसके सब्जेक्ट के विश्लेषण के लिए हमने इंडिया के एक्सपर्ट CA शुभम अग्रवाल जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद, आपने समय निकाल के अपना हमें महत्वपूर्ण समय दिया। धन्यवाद बहुत बहुत मुझे शो पे बुलाने के लिए। और ये टॉपिक वाकई में बहुत ही ज्वलनशील है और रिलेटिव की डेफिनेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम रिलेटिव की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इनकम टैक्स में रिलेटिव्स का स्कोप बहुत लिमिटेड है। यूँ तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बट इनकम टैक्स ने स्पेसिफिक कुछ मेंबर्स का नाम और क्राइटेरिया दिया हुआ है अपनी डेफिनेशन में, जिसके अकॉर्डिंग वो हमारे रिलेटिव माने जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं रिलेटिव कौन होते हैं। और ये रिलेटिव की डेफिनेशन समझने के लिए हम जो भी बात करेंगे वो एक पर्सन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, उससे उसके रिश्ते जोड़ते हुए चलेंगे। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने ऊपर उस सारे रिश्तों को लेते हुए चलिए, तो आपको भी समझ में आएगा कौन आपका रिलेटिव है, सिर्फ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। इसे पर्सन मत लेना, ठीक है सर। पहले बताते हैं कि रिलेटिव कौन कौन होता है। देखिए, रिलेटिव की डेफिनेशन को समझने के लिए हम इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं मैं अपनी बात करता हूँ, तो एक तो मेरे फैमिली मेम्बर्स आ गए, उनमें से कौन कौन रिलेटिव हैं, और एक मेरी स्पाउस, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो मेरे रिलेटिव माने जाएंगे। स्पाउस का मतलब वाइफ। सर की भी शादी नहीं हुई, बट लेकिन फिर भी सर एज्यूम कर रहे हैं कि सर की वाइफ अगर जो भी होगी उनके कौन कौन से रिश्तेदार इनके रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे जिनसे गिफ्ट ले सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें आगे चल के बात करते हैं, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हम चलते हैं दादा परदादा से। ठीक है, तो परदादा और उनकी वाइफ मतलब परदादी, परदादा परदादी। हाँ, ठीक है। फिर दादा और दादी, उनके बेटे दादा दादी, ये दो हो गए। और मम्मी और पापा, मेरे मम्मी पापा। ठीक है, ये हो गए। तो ये तो हमारे वैसे भी रिलेटिव्स हैं, और इनकम टैक्स ने भी कहा कि हाँ भैया आप मान सकते हो कि ये आपके रिलेटिव। बिल्कुल ठीक। अब हम मम्मी पापा में मम्मी की साइड लेते हैं, ठीक है, और पापा की साइड लेते हैं। ठीक है। पापा के ब्रदर एंड सिस्टर और उनके स्पाउस, मतलब यानी आपकी बुआ, आपके चाचा, आपके ताऊ, यानी आपकी बुआ फूफा, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ गए। ये तो हो गए पापा की साइड के। ठीक है। फिर आते हैं मम्मी की साइड के, उनके ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन और उनके पति पत्नी। उनके भाई यानी आपके हुए मामा मामी, आपके हुए मासी अंकल, मौसा जो भी कह लीजिए, अंकल मासी अंकल, ये हुए उस साइड के। ठीक है, तो आपकी मम्मी और पापा के साइड क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं मेरे भाई बहन और उनके स्पाउस, मतलब दीदी जीजा जी। ओके, अब आपकी बात हो रही है, आपके मम्मी पापा की आपकी बात हो रही है, नहीं, आपके सिस्टर, आपके जिया जी। ठीक है, और भाई, मेरा भाई और भाभी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में कवर हो गई। ठीक है। तो अगर हम यहाँ तक रखें तो ऊपर के दादा परदादा, दादी परदादी, मम्मी पापा, मौसी मौसा, मामा मामी, ये सब हमारे रिलेटिव हो गए। मेरे भाई बहन और उनके स्पाउस रिलेटिव हो गए। अब हम यहाँ तक रोकते हैं मेरे फैमिली ट्री को। अब हम आते हैं स्पाउस की तरफ से। ओके। अब स्पाउस की अगर बात करें, वाइफ मेरे केस में, अगर कोई फीमेल है तो हस्बैंड के केस में, तो उनके दादा परदादा और उनकी दादी परदादी। ठीक है। उनके दादा, उनकी दादी। ठीक है। और उनकी मम्मी, उनके पापा। उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके दादा दादी, परदादा परदादी मेरे रिलेटिव हुए। उनके मम्मी पापा, ये आपके मेरे रिलेटिव हुए, यानी आपके स्पाउस से जो रिश्ते बने उनकी वजह से आप उनके रिलेटिव हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चीज नोट करने की क्या है कि मेरे चाचा चाची तो मेरे रिलेटिव थे, लेकिन मेरी स्पाउस के चाचा चाची मेरे रिलेटिव नहीं होंगे। मतलब बहुत समझने वाली बात है। इनकम टैक्स ने एक मकर जाल बनाया है, तो यानी वो चाचा चाची इनकी मैडम के हैं, रिश्ते में इनके भी हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर इनके चाचा चाची भाई साहब को कोई भी टैक्स, वो भी गिफ्ट देते हैं, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, भाभी। तो अब हम चलते हैं स्पाउस की तरफ। अब स्पाउस के भाई बहन और उनके स्पाउस। अच्छा, यानी देखा जाए अगर भाई है उनका, हाँ, तो आपका मेरा साला सलेज और साली और सांडू। तो अगर हम इसको फिर से लेके चलें,
तो मेरे दादा दादी, परदादा परदादी, मम्मी पापा के भाई बहन और उनके स्पाउस, मेरे भाई बहन और उनके स्पाउस, ठीक है। उसके बाद मेरी स्पाउस के दादा परदादा, दादी परदादी और मम्मी पापा, ठीक है। उसके बाद उसके भाई बहन और उनके स्पाउस, ठीक है। कुल मिला के अगर आपके ट्री की हमने बात करी, यानी आपकी फैमिली की बात करी, तो आपके ऊपर देखा जाए तो दादा दादी, परदादा परदादी और आपके मम्मी पापा, ये सब होगा। फिर आपके पापा की हम बात करें, आपके पापा के चाचा चाची, ताऊ ताई और आपकी बुआ फूफा, ये इसमें कवर होगा। अब आपकी वाइफ की बात अगर हम करते हैं तो आपकी वाइफ में, आपकी वाइफ की फैमिली में उनके दादा दादी, उसके परदादा परदादी और वाइफ के मम्मी पापा, ठीक। और अब उनकी वाइफ से बात करें तो उनका भाई, अगर कोई आपका ब्रदर इन लॉ है, यानी साला, सलीज, सांडू और आपका साला, सांडू और जो उसकी वाइफ है वो सब कवर हो गए, आपकी साली, ये कवर हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा जो स्पाउस है और मेरे, जो हमारे लीनियल डिसेंडेंट्स होंगे, मतलब बच्चे और उनके स्पाउस, ठीक है, वो हमारे कवर हो गए। और आगे बच्चों के बच्चे और उनके स्पाउस, क्योंकि वो हमारे लीनियल डिसेंडेंट हो गए, तो वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो आपके मतलब मैं सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपके नीचे आपका कौन कौन ऐसा होगा जो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाए? रिलेटिव की मेरे बच्चे, आपके बेटा बेटी और उनके स्पाउस, यानी अगर बेटा है तो उसकी बहू जो भी आएगी वो आपके रिलेटिव डेफिनेशन में आएगी, और अगर बेटी है तो सन इन लॉ जो आएगा वो आपकी डेफिनेशन में आएगा। इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली ये है कि इसमें जो स्टेप चाइल्ड होता है या अडॉप्टेड चाइल्ड होता है वो भी मेरे लिए डिसेंडेंट में आते हैं। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी अडॉप्टेड या चाइल्ड है तो वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। देखिए, अब हम इसमें एक पॉइंट पे फोकस करना चाहेंगे कि अगर हम इनकम टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से देखें, देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चाचा के रिलेटिव हैं, तो चाचा भी आपके रिलेटिव हुए, कायदे की बात है। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा नहीं मानता। इनकम टैक्स कहता है कि चाचा तो आपके रिलेटिव हैं, लेकिन आप चाचा के रिलेटिव नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर आप चाचा से गिफ्ट लेते हो, मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर आप चाचा से गिफ्ट लेते हैं तो आपके हैंड में वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाचा को गिफ्ट देते हैं तो वो चाचा के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं दूर की रिश्तेदारी ज्यादा मत करो, बस साइड रखो, बहुत ज्यादा दूर मत जाओ, ठीक है। तो आपके जूनियर भी होगा, सीनियर भी होगा। अच्छा, चलिए अभी हमने समझा रिलेटिव कहते किसे हैं जी। अब अगर मैं आपसे बात करूं, हम कौन से गिफ्ट की कौन सी, या गिफ्ट का मतलब हम गिफ्ट को समझें क्या, मतलब क्या चीज़ है जो हम समझें कि हमें मिलेगा तो टैक्स बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। देखिए, जैसे कि आप सपोज करिए कि हम और आप रिलेटिव हैं इनकम टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको 50,000 से ऊपर कोई भी कैश दिया, मैंने कहा कि विनीश भैया आपकी बर्थडे आ रही है, लीजिए रख लीजिए 60-70 हज़ार रुपये, ठीक है। तो वो मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट हो गया। ओके। अगर आप रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर्ड है, जैसा कि मैंने कहा, तो वो आपके हैंड में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है तो वो आपके हैंड में टैक्सेबल। ओके, अच्छा, ये 50,000 से ऊपर का टैक्सेबल होगा या फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा? फुल अमाउंट, लिमिट है 50,000 रुपए की। अच्छा, अगर 50 से ऊपर हो जाएगा तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। यानी रिलेटिव के अलावा ये सिर्फ गिफ्ट की बात हो रही है या कुछ इसमें प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होती है? देखिए, गिफ्ट कैश और इन काइंड की बात हो रही है यहाँ। ओके। इसमें हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। कैश तो एक हो गया, काइंड को हम कह सकते हैं कि भाई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे जमीन जायदाद हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई जो अदर देन इमूवेबल, मतलब जमीन जायदाद को छोड़ के। अब इनकम टैक्स में अगर हम और गहराई में जाएं इसमें, तो उन्होंने प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रखा है। ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टी अगर आप दे दो तो वो गिफ्ट के दायरे में आ जाती है। उसमें इन्होंने गिनी चुनी प्रॉपर्टी दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ड्राइंग्स, जो काफ़ी महंगी ड्राइंग्स होती हैं। दूसरा स्कल्पचर्स, फिर आता है पेंटिंग्स, फिर ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, बुलियंस और एनी अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, ठीक है ना। यही सिर्फ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर्ड है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एप्पल फ़ोन रखा हुआ है, अगर आप वो मुझे आज गिफ्ट कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में तो कवर्ड है नहीं। हाँ, मैं कह नहीं रहा हूँ आप मुझे गिफ्ट करिए, लेकिन हाँ, अगर आप कर देते हैं तो प्रॉपर्टी डेफिनेशन में कवर्ड है नहीं, ठीक है ना। तो वो इस सेक्शन के अंदर 56(2)(10) जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें कवर नहीं होगा। ओके, यानी उस पर टैक्स पूरा देना पड़ेगा, पूरा। तो यानी हमने बात कर ली इस पे, गिफ्ट में इन कैश इन काइंड कुछ भी हो सकता है, हम कोई प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, और कोई भी अदर एसेट्स वगैरह की बात करें, अदर एसेट्स मतलब कार भी दूंगा तो कार पे भी टैक्स पड़ेगा। तो कुल मिला के आप क्या एडवाइस करेंगे, गिफ्ट लेना चाहिए या नहीं? देखिए, एक सेक्शन है, इसी सेक्शन में एक एग्जेम्पशन है, शादी। अगर आप शादी के टाइम पे अपना कोई गिफ्ट लेते हैं तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको जितना मर्जी चाहें आप उतना गिफ्ट ले सकते हैं। तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी मर्जी, आप गिफ्ट ले सकते हैं, जितना टैक्स बनता है शादी के अलावा अगर आप लेते हैं तो उस पर आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं। बहुत लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है
कि आप मेरे नोन हैं, आपकी एक प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन जान पहचान थी, उसकी गवर्नमेंट वैल्यू 10 लाख थी, लेकिन मैंने वो 5 लाख रुपए में आपसे खरीद ली, तो क्या वो भी गिफ्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा? देखिए ये क्या है, प्रॉपर्टी आपने गिफ्ट कर दी, ठीक है ना, 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, हम मान लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है वो 10 लाख की थी, लेकिन आपने मुझे 5 लाख की दे दी। तो कायदे में क्या हुआ कि आपने कम वैल्यू पे मुझे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब अगर हम लॉजिकली देखें इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट से, तो उस 5 लाख पे टैक्स देना चाहिए ना, ठीक है ना, क्योंकि वो हमें क्या हुआ, एक गिफ्ट के फॉर्म में हमें प्रॉपर्टी मिल गई 10 लाख की, हमें 5 लाख का बेनिफिट हो गया। तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि देखिए ऐसा है, आप एक फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या लगाना है कि भाई आपके 5 लाख का आपका गिफ्ट है, ठीक है, उसको आप कंपेयर करिए, क्या वो 50,000 से ज़्यादा है? द आंसर इज यस, कि भैया 50,000 से ज़्यादा है। फिर आप जो आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है उसका 10% कर लीजिए, ठीक है, वो क्या 5 लाख से ज़्यादा है? 5 लाख उससे ज़्यादा है, ठीक है, द आंसर इज यस। तो इन 5 लाख, जो ये 5 लाख हैं, ये 56(2)(10) में कवर हो जाएगा और इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो हमने इसमें पूरे अपने सेमिनार या डिस्कशन में हम लोगों ने समझा कि रिलेटिव में कौन कौन कवर होगा, कौन कौन से रिलेटिव ऐसे हैं जो कवर होंगे, जिनसे अगर हम कोई भी पेमेंट लेते हैं तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, और इसके अलावा अगर आप किसी से लेते हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर टैक्स आएगा ही आएगा, जैसा कि सर ने हमें बहुत बारीकी से बताया। और गिफ्ट हमारा इन कैश इन काइंड भी हो सकता है, अदर देन प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी हो सकती हैं। इसमें कुछ भी अगर मिल रहा है इन कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। तो सर आपने बहुत बारीकी से हमें रिलेटिव की डेफिनेशन और गिफ्ट और इन सब के बारे में बताया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर फिर भी आपको रिलेटिव की डेफिनेशन में कोई भी बात लगती है तो आप बिल्कुल हमें पिंग करें, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं शुभम सर से क्वेश्चन का आंसर पूछ के आपको रिप्लाई समय से करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद तो आएगी क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हम बुला के अपने इंटरव्यू करा रहे हैं, तो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।